हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उदारवादी संविधानवाद, स्वदेशी एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए दोस्तों, आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण को पढ़ना है और इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि उदारवादी संविधानवाद क्या है, स्वदेशी क्या है, उग्रवाद क्या है और मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे, ठीक है। सारी बातें कवर की जाती हैं इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 लेक्चर्स में हम पूरी तरह आपके इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और नेक्स्ट लेक्चर भी आप देख लेना। देखिए, सबसे पहले बात करें राष्ट्रवादी आंदोलन का चरण, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें आपको क्या-क्या बातें पढ़नी है इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है उदारवादी संविधानवाद, तो ये क्या है, इसको इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय जो प्रमुख नेता थे वो उदारवादी नेता थे, ठीक है। तो उनके विचारों को हमें पढ़ना है। उन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए जो उदारवादी नेता थे उन्होंने क्या क्या सुधार संविधान में करने की मांग की। जो ब्रिटेन के द्वारा जो नियम बनाए गए थे भारत के लिए, उसमें क्या सुधार करने की मांग की गई, इसको हमें पढ़ना है। इसके साथ ही हमें स्वदेशी एवं उग्रवाद का मतलब है कि एक उग्रवादी, एक गर्मपंथी दल भारत में था जो कि चाहता था कि क्रांति के द्वारा भारत को आज़ादी मिले। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है और फिर लास्ट में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना को देखना है। सिंपल सी बात है, उदारवादी और उग्रवादी के बारे में हमें पढ़ना है और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना को देखना है। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण को हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चरण शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के द्वारा। देखिए, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन ने भारत को अपना जब गुलाम बना लिया तो उस टाइम पीरियड में हम यही देखते हैं कि भारत को जो आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से, वो मिली थी एक राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा। एक आंदोलन चला था, एक बहुत लंबा, कई वर्षों से भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन चला, जिसके तहत ब्रिटेन की सरकार ने भारत को आज़ाद किया। भारत में कोई क्रांति नहीं हुई थी। याद रखना, देखो, आज़ादी 2 तरह से मिलती है, या तो आप क्रांति करो या तो आप मांग करो। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वारा कई सारी मांगें की गई, सरकार पर इनडायरेक्टली दबाव डाला गया और फिर जाके हमें आज़ादी मिली थी राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के जो शुरुआत है वो कांग्रेस से ही होती है। तो अब इसको समझते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय क्या था। तो कई सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा भी, आप समझिए। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यावहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, अभी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, एक पूरे देश में 1885 में एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज भी हम कांग्रेस को देख सकते हैं। ये आज की जो कांग्रेस है, हालांकि ये इस कांग्रेस से काफ़ी अलग है, लेकिन हाँ, ये उसी का रूप है। आज के टाइम पर जो कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है वो, लेकिन उस समय कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी एक कांग्रेस के गठन से पूर्व, जब कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले ही पूरे देश के लिए एक संस्था के गठन की बात की जा रही थी। एक आधार तैयार हो रहा था। सभी लोग इस बात पे सहमत हो रहे थे कि भारत के लिए, हमें भारतीय विचारों को सामने रखने के लिए हमें एक संस्था बनानी चाहिए, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो A.O. ह्यूम होते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिसके द्वारा फिर इस पार्टी का गठन कर दिया जाता है। हालांकि कुछ दूसरे भारतीय लोग भी इसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के अलग अलग प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को सौंपा गया। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से, एक बीमारी है हैजा, तो वो फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया।
सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि, जो प्रमुख शहर थे, वहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यहीं पर सर्वप्रथम सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन किया गया। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, जब अखिल भारतीय हम कांग्रेस की बात करते हैं कि ये भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, इसका गठन किस तरह से हुआ था 1885 में, तो इसमें एक व्यक्ति, एक अंग्रेज अधिकारी हैं, ए.ओ. ह्यूम, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि इस पार्टी का गठन किया गया था। इनकी एक प्रमुख भूमिका रही थी। लेकिन जब इनके द्वारा गठन नहीं किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उससे पहले भी जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इसके गठन की मांग पहले ही हो रही थी। मतलब जो बड़े-बड़े जो नेता वगैरह थे, जो लीडर वगैरह थे नॉर्मली, उनके बीच ये सहमति पनप रही थी कि भारत के प्रतिनिधित्व के लिए, भारत के लोगों के विचारों को अंग्रेज़ों के सामने रखने के लिए एक हमें पूरे देश के लेवल की एक संस्था बनानी चाहिए। लेकिन फिर जल्द ही कुछ समय बाद ही ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। कैसे होता है इन कांग्रेस का स्थापना? कैसे होती है, तो इसको समझिए। 1883 में जो ह्यूम होते हैं, वो जो प्रमुख नेता होते हैं भारत के, उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर 1883 में ही एक इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। मतलब एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन, एक मीटिंग बुला ली जाती है। अब 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ही एक सम्मेलन, एक यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जाती है, और इस यूनियन ने पूना में 1885 में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। मतलब ये कि 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा एक यूनियन का गठन किया गया, इंडियन नेशनल यूनियन, और इस यूनियन ने तय किया कि हम 1885 में पूना में एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, जहां पर पूरे देश के प्रतिनिधि, जो भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो लोग हैं, वो आएंगे। तो 1885 में पूना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन पूना में एक महामारी, एक हैजा नाम की बीमारी फैल गई थी, जिस कारण से ये मीटिंग हुई मुंबई में। तो बम्बई में ये मीटिंग आयोजित की गई, और फिर ये जो सम्मेलन किया गया था, इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर लिया गया। सिंपल सी बात है, 1883 में ह्यूम ने सभी के साथ संपर्क किया, नेताओं से, वो नेताओं से मिले जुले, नेताओं को साथ में जोड़ा उन्होंने, और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में उन्होंने फिर आगे चलकर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। फिर जब ये यूनियन की स्थापना हो गई, तो इस यूनियन ने तय किया कि हम 1885 में एक सम्मेलन बुलाएंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे बड़ी सी। और फिर ये जो मीटिंग बुलाई गई, ये हालांकि पहले पूना में बुलाई जानी थी, लेकिन पूना से बदलकर इस मीटिंग को मुंबई में, यानी कि बम्बई में उस समय के बुलाया गया, और फिर बम्बई में ही इस 1885 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको समझ में आया होगा। ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। मतलब कांग्रेस के गठन में, कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम के अलावा जो प्रमुख सदस्य हैं, स्पेशली जो भारतीय सदस्य हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था कांग्रेस की स्थापना में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के अलग अलग शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की, तथा उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। अब कांग्रेस की एक बार स्थापना हो गई, तो फिर कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन बुलाया जाता था। अधिवेशन मतलब एक मीटिंग बुलाई जाती थी प्रत्येक वर्ष, हर साल। और इसकी जो पहली जो अध्यक्षता थी कांग्रेस की, वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और उस समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हालांकि फिर इसके पश्चात हर साल इसका एक अधिवेशन होता था, और कई सारे जो प्रारंभिक चरण था, जब शुरुआती दौर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस समय कई सारे प्रमुख नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ली और इसको आगे बढ़ाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सभाओं
संगठनों, समाचार पत्रों और साहित्यों के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती रहीं। देखिए दोस्तों, ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी उसके तौर पर की गई थी। मतलब अपने देश की रक्षा के लिए, जो भारतीय समाज है उसके नियमों की रक्षा के लिए, उसमें सुधार के लिए ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अलावा भी कई सारी प्रांतीय सभाएं थी, कई सारे और भी दूसरे और छोटे-मोटे ही सही लेकिन ऑर्गेनाइजेशन थे, कई सारे समाचार पत्र भी थे, जिनके माध्यम से राष्ट्रवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। तो यहाँ पर अभी हमने बात की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय की। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात को समझिए। भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? जो आंदोलन वगैरह हुए थे, जो सरकार के विरोध में जो आंदोलन वगैरह हुए थे, वो किसने किए मेनली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही वो मेनली रूप से किया गया था, है ना? मुख्य तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही तो आंदोलन जैसी गतिविधियों को अपनाकर सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ रहे थे कि आखिर इस कांग्रेस की स्थापना या उदय कैसे हुआ। तो उदय हमने देख लिया, इसमें ए.ओ. ह्यूम की एक प्रमुख भूमिका थी और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। तो यहाँ पर हमने देखा कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? अब ये क्या है, इसे समझते हैं। कहा जाता है कि ए ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना है। अभी आएगा, ये भी आपको समझ में, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा रीड करके आपको और ज़्यादा बताया जाए। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह के होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। इसीलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा ना करें। देखो दोस्तों, यहाँ सिंपल सी बात है, सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या है, आप ध्यान से थोड़ा हर चीज़ को समझें। 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। हालांकि क्रांति नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ, 1857 का विद्रोह आप सुनते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में बहुत एक खतरनाक विद्रोह के रूप में रहा था। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसके तहत ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो तो पूरी तरह खत्म ही हो जाती है, फिर ब्रिटेन की सरकार का राज शुरू होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो शासन था ब्रिटेन का भारत के ऊपर, वो हिल जाता है। हिलने का मतलब ये है कि ब्रिटेन को अब लगता है कि अगर ऐसा विद्रोह एक दो बार और हो गया तो ब्रिटेन का शासन भारत से ख़त्म हो सकता है, और जो ब्रिटेन के लोग भारत में हैं वो मतलब ख़त्म हो सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी असुरक्षा है, वो उनके पास सही सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में कई सारे अंग्रेज भी मारे गए थे। ठीक है, तो ये था डर। अब अंग्रेज़ों को 1857 के विद्रोह का बहुत ज़्यादा डर था, इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियों में भारतीय लोगों को शामिल किया। जो शासन प्रणाली थी उसके अंतर्गत भारतीय लोगों को शामिल किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी 1857 के बाद भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों ने शामिल किया। ये साफ तौर पर 1857 के विद्रोह का डर का ही कारण था, और सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई विद्रोह दोबारा हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कई बार कहा जाता है कि जो कांग्रेस की स्थापना थी, क्या इसकी स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी? मतलब सरकार को डर था कि ये जो विद्रोह है वो दोबारा हो सकता है, इसीलिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर दें भारतीय जनता को, जहां पर जनता आकर अपनी मांगों को एक सही तरीके से उजागर करे, एक मतलब हथियार ना उठाए और एक मांग के रूप में अपनी जो भी मांग है उसको लाए, हथियार उठाए बिना। तो क्या कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की गई थी, ऐसा कहा जाता है कभी कभी। अब यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो ह्यूम थे, कहीं कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये ए.ओ. ह्यूम थे, क्योंकि ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज ही थे ये भी, तो कई बार कहा जाता है कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि राष्ट्रीय विद्रोह की संभावना से बचा जा सके, ताकि भारत में कोई विद्रोह ना हो और सभी लोग, जो भी विद्रोह करने वाले लोग हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत आकर
अपनी इच्छाओं को उजागर करें और विद्रोह ना करें। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी कारण से जो ह्यूम थे, उन्होंने जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनसे कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी की स्थापना में कोई रुकावट ना डालें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर मत एक के नहीं, मतलब मतभेद है बहुत ज़्यादा। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। देखिए दोस्तों, हालांकि आज के टाइम, जैसे कि अभी मैंने आपको सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा बताई, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का मतलब यही था कि सरकार ने अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिए कांग्रेस की स्थापना करवाई। सिंपल सी बात है कि अंग्रेजी सरकार को डर था कि राष्ट्रीय विद्रोह हो सकता है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई ताकि राष्ट्रीय विद्रोह ना हो भारत में, और जितनी भी मांग है वो उस कांग्रेस के अंतर्गत सिमट जाए लोगों को लगे कि भाई हाँ, हम कांग्रेस के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं, हमें हथियार वगैरह उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्रांति करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने कांग्रेस की स्थापना करवा दी, ऐसा विचार रखा जाता है। लेकिन आज के जो विद्वान हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, ये जो सेफ्टी वॉल्व की जो अवधारणा है ये सही नहीं है। हकीकत ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना है वो भारतीय लोगों में एक राजनीतिक जागृति आने के कारण, भारतीय लोगों में एक पॉलिटिकल ज्ञान आने के कारण उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्योंकि जो भारतीय लोग थे, अब उनको समझ आ रहा था कि हम एक राजनीतिक रूप से कई सारी मांगों को सामने रखकर अपने समाज में या अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं सरकार के द्वारा, और उनके अंदर ये चेतना विकसित हुई और उन्होंने एक बहुत पूरे देश के लिए एक संस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ऐसा मानना है। और कई बार ऐसे ये भी है बात है कि हाँ, लगता है कि जो सरकार है उसने सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश की कांग्रेस को, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी थी, जब भारतीय जो लोग थे उनके अंदर चेतना भी आ गई थी, वो भी चाहते थे कि हम कांग्रेस के द्वारा एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर सभी भारतीय एकजुट होकर अपनी मांगों को रख सकें। तो यहाँ पे भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति के कारण भी कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसा हम मान सकते हैं साफ साफ। विपिन चंद्र के द्वारा, जो विपिन चंद्र एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, इनके द्वारा ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़िक चालक और उत्प्रेरक का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली, और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ विपिन चंद्र हमें बताते हैं, इनके कहते हैं कि ये जो ह्यूम थे, ये ए.ओ. ह्यूम जो व्यक्ति रहे थे, इनके द्वारा ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई, ये एक तड़िक चालक थे। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को वो चीज़ दी जो लोग चाह रहे थे। मतलब ये कि जैसे देखो, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में ए.ओ. ह्यूम सामने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय लोगों की कोई इच्छा नहीं थी। मतलब ये कि तुरंत एक तत्काल एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ऐसा प्रयास कर सके, तो वो ए.ओ. ह्यूम था जिसने अपने प्रयास के द्वारा कांग्रेस का गठन किया, और यहीं से फिर सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा पैदा हुई, और सरकार को भी लगा कि हाँ, जब तक कांग्रेस है तब तक ये तो कन्फर्म है कि भारतीय लोग हथियार नहीं उठाएंगे, इसीलिए उन्होंने कभी भी कांग्रेस को ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है। अभी हमने बात की कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, फिर हमने बात की कि क्यों हुई, स्थापना क्यों की गई, कैसे की। हमने देखो, कई लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने खुद जानबूझ कर कराया, और फिर कई बार कहा जाता है कि भारतीय लोग अपनी इच्छाओं को एक साथ रखना चाहते थे, एकजुट होना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। तो ये सारी बातें थी, अभी हमने इसको समझ लिया। अभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य थे, उसको समझ लेते हैं। एक डाउट माइंड में बिल्कुल मत लाना, आप ये मत सोचना सिलेबस से आउट ऑफ कोई बात हो रही है। सारी चीज़ें सिलेबस के आउट ऑफ मतलब सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर ही हैं, ठीक है। सिलेबस के आउट ऑफ कुछ भी नहीं है, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके लक्ष्य क्या थे। देखो दोस्तों, समय के साथ साथ इसके लक्ष्य बदलते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो समय के साथ आप लक्ष्य देखोगे तो भारत को आज़ाद कराना,
भारत को स्वतंत्र कराना इसका एक अंतिम लक्ष्य बन गया था। इसने पूर्ण स्वराज्य की बात की थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें इसने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाने की बात की थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के अंतर्गत। तो कांग्रेस के लक्ष्य उद्देश्य बदलते गए। अंत में जाकर इसने कहा भाई हमारे पूरे देश को आज़ाद कराना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, पूरा भारत आज़ाद हो, यही उद्देश्य है कांग्रेस का लास्ट में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक चरण, जो शुरुआती चरण था। तो उस टाइम पर जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम पीरियड के आसपास कुछ शुरुआती दशकों में क्या कांग्रेस के उद्देश्य थे, क्या पर्पस या क्या इसके गोल्स थे, क्या चाहती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस का पहला उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। कांग्रेस चाहती थी कि पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, लेकिन वो लोकतांत्रिक रूप से हो, वो अहिंसक हो, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, हथियार वगैरह ना उठाए जाएं। एक बात मैं बताऊंगा कि आंदोलन का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि हम लोग दिन रात एक रोड पर चलते रहें चिल्लाते हुए कि हम हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। आंदोलन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। आंदोलन रुक रुक कर भी होता है, ठीक है। हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं पूरा, जैसे कि लोग हड़ताल करते तो वो भी एक आंदोलन में आ जाता है। कई बार हम लोग बहिष्कार कर दें किसी चीज़ का, किसी संस्था का, तो वो भी आंदोलन में आता है। तो आंदोलन का मतलब ये नहीं कि हम दिन रात खड़े रहेंगे अपनी मांग को पूरा कराने के लिए। तो एक लंबा आंदोलन चला है, भले ही वो रुक रुक कर चले। तो ये आंदोलन की मांग थी, एक लोकतांत्रिक आंदोलन की। भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। देखो, भारतीय लोगों में राजनीतिक शिक्षा का अभाव था, पॉलिटिकल एजुकेशन का अभाव था। अपने अधिकारों के प्रति लोगों का कुछ रुझान नहीं था, कुछ उनमें दिलचस्पी नहीं थी, कोई ज्ञान भी नहीं था लोगों में। तो जो आम जनता थी उसको अपनी पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल एजुकेशन देना, राजनीतिक लक्ष्यों को समझाना, राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना। देखिए, सिंपल सी बात रही है कि भारतीय जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर रहते थे। उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता था कि सरकार कोई सी भी आए। तो चाहे मुग़ल शासन करें, चाहे अशोक का शासन हो, चाहे कोई भी शासन करता है रहा भारत पर, जो भारतीय गांव थे वो मेनली आत्मनिर्भर रहे थे। उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी किसी दूसरे गांव की या किसी दूसरे शहर की। तो वो उनका बस मेन काम था भारतीय किसानों का कि वो टैक्स वगैरह दिया करते थे। जो गांव वगैरह के लोग थे, नॉर्मली जो आम जनता थी, वो उन्हें बस मतलब था कि सरकार हमसे कम टैक्स ले और हम चुपचाप टैक्स दे दें, यही हमारे लिए भलाई है। तो आम लोगों को ज़्यादा राजनीति से या शासन से लेना देना नहीं था। तो ये बात थी। तो भले ही अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन कुछ खास लेना देना आम लोगों को नहीं था। लेकिन क्योंकि शोषण बढ़ता गया, इसीलिए लेना देना भी फिर शामिल हो गया। फिर आम जनता भी आज़ाद कराने में पूरे देश को शामिल हुई। तो पूरे देश में लोगों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, ये इसका एक उद्देश्य था। इसके अलावा अपने आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की स्थापना करना, कई सारे केंद्रों की स्थापना करना जहाँ पर इकट्ठा हो कर लोग विचार विमर्श कर सकें। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। मतलब जो पूरे देश में जो अलग अलग राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, उनके बीच मित्रता बनाए रखना, आपस में कोई मतभेद ना हो किसी के बीच, मित्रता को प्रोत्साहित करना, दोस्ती को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, यानी कि जो एक प्रवृत्ति है दूसरे देश को गुलाम बनाने का, जो ये जो विचार है जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसमें किसी एक देश का शोषण किया जाता है, तो इसका विरोध करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना इसका लक्ष्य उद्देश्य रहा था। इसके साथ ही इसका एक उद्देश्य था एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। मतलब एक जो देशवासी थे उनके अंदर एक जैसा विचार लाना, ऐसा नहीं लाना कि अलग अलग विचार के लोग हों, उनको एकजुट करना, एकमत करना। लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना, प्रांतीयता का मतलब है, कहते नहीं हम, जैसे कि कोई व्यक्ति का भाई मैं तो हरियाणा का हूँ, मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो मेरा जो प्रेम है वो बिहार के लिए ज़्यादा होगा, या मेरा जो प्रेम है वो हरियाणा के लिए ज़्यादा होगा। तो ये प्रांतीयता होती है, ये राज्यवर प्रेम होता है। तो इसकी भावना से ऊपर उठकर, जाति, धर्म और प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर लोगों को उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। मतलब राष्ट्रव्यापी अनुभव का मतलब है कि पूरे देश के लिए लोगों को जागृत करना कि आप एक भारतीय हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पर समझिए कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उद्देश्य था कि पूरे देश में एक भक्ति की भावना लाना, जो पूरे देश के लोग हैं उनके अंदर एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, ताकि लोग अपने आप को पूरे राष्ट्र का समझें। ऐसा नहीं कि वो किसी क्षेत्र से अपने आप को जोड़ने लगें, बल्कि वो पूरे देश के साथ अपने आप को जोड़ कर देखें कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार, तो यही चीज़ जो मैंने बताई, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहित करना जाति वगैरह से ऊपर उठकर। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं अब हम नर्मदलीय कांग्रेस और कांग्रेस का प्रथम चरण। देखिए सिंपल सी बात है, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, तो ये शुरुआती दौर चल रहा था। और ये जो कांग्रेस का शुरुआती दौर था, उस समय कांग्रेस में जो भी लीडर थे वो नरमदलीय थे। नरमदलीय का मतलब होता है वो शांति से बैठकर आज़ादी के लिए या देश की, अब पहली बात तो वो आज़ादी की मांग ही नहीं कर रहे थे, वो बस मांग कर रहे थे कि जो ब्रिटिश कानून है उसके अंतर्गत सुधार हो और भारतीय लोगों को कई सारे अधिकार प्राप्त हों। मतलब यह है कि जो नरमदलीय जो कांग्रेस के सदस्य थे उस समय, सिंपल सी बात आप दोबारा से समझिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, तो शुरुआत में जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो इसके अध्यक्ष वगैरह बने थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम अंग्रेजी सरकार से निवेदन कर मांग कर रिक्वेस्ट करके हम भारतीय जो नियम बनाए गए हैं ब्रिटेन की संसद के द्वारा उसमें सुधार करवाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ले लें, या जो जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं उसमें हम सुधार करवाएं ब्रिटेन की सरकार से, भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाएं, और दूसरे जो सुधार वगैरह से संबंधित जो कार्य थे उन्हीं पर बल दिया शुरुआती सदस्यों ने। ये उदारवादी सदस्य थे, ये शांति प्रिय थे और ये शांति से बैठकर सारी बातें करते थे और ये आज़ादी वगैरह की मांग नहीं कर रहे थे। इनका मानना था कि धीरे धीरे भारत को हम ब्रिटेन के द्वारा मतलब सुधार करवा के ही आज़ादी भी एक दिन हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये बहुत स्लो था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं छीनने से मिलती है, और इसी कारण से जो नर्मदलीय कांग्रेस के सदस्य थे, इसके अपोजिट में एक गर्म दलीय सदस्यों का उदय होता है। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं नर्मदलीय कांग्रेस के सदस्यों की। तो सिंपल सी बात है, ये जो नर्मदलीय कांग्रेस के प्रमुख जो सदस्य थे वो 1885 से लेकर 1905 तक थे। मतलब ये कि ये जो 20 साल था 1885 से लेकर 1905 तक, ये इन 20 सालों में कांग्रेस में अधिकतर सदस्य वो थे जो शांति प्रिय थे, जो बहुत ही आराम से उदारवादी थे, जो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय थे और सुधार वगैरह से संबंधित ही कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए अब हम प्रमुख नेताओं की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती चरण में कौन कौन से प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। अब कांग्रेस का ये जो शुरुआती चरण है, पहला चरण मानते हैं जिसे हम, इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी इसीलिए कि ये लोग मतलब क्रांति वगैरह करने के पक्षधर नहीं थे। ये मानते थे कि भाई अंग्रेजी सरकार से हम लड़ नहीं सकते, हम कमज़ोर हैं, हम हार जाएंगे, हम लड़ नहीं सकते, हम शांति से ही भाई मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अंग्रेज़ों से, और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा था। कुछ उदारवादी नेता थे, उन्हीं के हाथों में नेतृत्व रहा था इस समय कांग्रेस का, इसीलिए इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रमुख नेता थे, इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह वाचा, WC बनर्जी, जो व्योमेश चंद्र बनर्जी वो हैं यहाँ पे, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चालू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, और इनकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते हैं, से पृथक करती है। सिंपल सी बात है, ये अहिंसक विचारधारा के समर्थक थे, ये हिंसा का विरोध करते थे, ये विरोध प्रदर्शनों में इनका विश्वास नहीं था। तो प्रमुख नेताओं के नाम मैंने यहाँ पे बता दिया, आप 3-4 नाम याद कर सकते हैं, बहुत नाम ये होंगे। अब ये जो उदारवादी चरण था, ये जो पहला चरण था कांग्रेस का, इसको थोड़ा और समझते हैं। उदारवादी उपागम, उदारवादी कानून के दायरे में रहकर, ये जो उदारवादी लोग थे कांग्रेस के अंतर्गत उस समय,
उदारवादी लोग कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। दोस्तों, उदारवादी और उग्रवादी, ये जो दोनों ही लोग हैं, दोनों ही वर्ड हैं, आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। चाहे इस लेक्चर में मैं समझाऊं, नहीं तो सेकंड लेक्चर में आपको अलग से भी अभी इन दोनों को ही कंपैरिजन भी हम करेंगे। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप वीडियो देखते रहिए। तो उदारवादी जो लोग थे, कांग्रेस का जब शुरुआती चरण आता है 1985 से लेकर 1905 तक, जो प्रमुख लोग थे कांग्रेस में, वो उदारवादी थे। ठीक है, वो उदारवादी थे। और उदारवादी वो लोग कैसे थे? तो ये लोग कानून के दायरे में रहकर, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उन्हीं के दायरों में रहकर आंदोलन करने के पक्षधर थे। ये अहिंसक प्रदर्शन के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि अहिंसा के तौर पर हम आंदोलन करें, कोई हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक रूप से ही हम आंदोलन करें। ठीक है, हालांकि जो इनकी गति थी, जिस गति से ये आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, वो काफ़ी धीमी थी। और इससे जो सुधार भी हुआ था, तो वो एक क्रमबद्ध राजनीतिक सुधार भी देखा जा रहा था। एक क्रमबद्ध का मतलब होता है एक लाइन वाइज धीरे धीरे करके सुधार की मांग हो रही थी, विकास हो रहा था धीरे धीरे करके। उदारवादियों का मत था, इनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करें, तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। अब ये जो भारतीय उदारवादी लोग थे कांग्रेस के अंतर्गत, इनका मानना था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये भारतीय लोगों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, और ये लोग भारतीय समस्याओं से बेखबर नहीं है। मतलब इन लोगों को भारतीय समस्याओं का ज्ञान है। अगर हम सभी इनसे प्रार्थना करें, याचिकाएं डालें, अगर हम सरकार से निवेदन करें, तो सरकार धीरे धीरे हमारी मांग को स्वीकार कर लेगी। ऐसा उदारवादियों का मानना था। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। देखो, ये जो उद्देश्य बताए उदारवादियों ने, अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदारवादियों ने दो तरीकों को फॉलो किया। पहला जो तरीका था, पहला जो प्रकार है, वो है भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। पहला काम इन्होंने किया कि जो भारतीय लोग हैं उनके अंतर्गत एकता स्थापित की जाए, यूनिटी स्थापित की जाए, देश प्रेम स्थापित किया जाए। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई, और यदि वे असफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते हैं। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दोस्तों, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने पहले तो भारतीय लोगों में देश प्रेम जगाया, और दूसरी चीज़, इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश लोग थे, उनके अंतर्गत भारतीय समस्याओं को समझाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कई सारी प्रार्थनाएं डाली। उन्होंने जो दफ्तर थे अंग्रेज़ों के, यानी कि जो इंग्लैंड में भी जो बहुत सारे जो विभाग थे, वहाँ पर भी इन्होंने कई सारी प्रार्थनाएं डाली, याचिकाएं दायर करवाई, ताकि भारत में सुधारों को स्वीकार कर लिया जाए। तो कई सारी याचिकाएं, कई सारी प्रार्थना पत्र इन्होंने अंग्रेजी सरकार को सौंपे, ताकि भारत में सुधार हो। अगर अंग्रेजी सरकार इनके सुधारों को स्वीकार ना करती या इनकी मांगों को पूरा नहीं करती थी, तो ये लोग आंदोलन का सहारा लेते थे, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्ण या संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में रहकर किया जाता था। और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसने लंदन तक अपनी पहुँच को बनाए रखा था। ये जो उदारवादी थे, उनका मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है। इसीलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो उदारवादी
नेता थे, इनका प्रमुख रूप से मानना था कि जो ब्रिटेन से संपर्क स्थापित करना है भारत का, तो ये अभी भारतीयों के फ़ायदे में है। जो ब्रिटेन में, लंदन में जाके ये जो सभाएँ करते थे, वहाँ पर सरकार से बात करते थे, या भारत के अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार से जो बात करते थे, ये ऐसा संपर्क स्थापित करने से भारत को ही फ़ायदा होगा, ऐसा मानना था इन लोगों का। उदारवादियों का साफ तौर पर मानना था कि जो ब्रिटेन है, उसको अभी हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। फ्यूचर में दे सकते हो वो बात अलग है, लेकिन ब्रिटेन अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे हम अभी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अभी हम चुनौती नहीं दे सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत ये जो ब्रिटेन का उपनिवेशी शासन है, जिसमें भारत का शोषण हो रहा है, इसमें हम सुधार करवा कर भारत के लिए एक अच्छा शासन स्थापित करवा दें। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो उदारवादी लोग रहे थे, उदारवादी नेता थे, इनका योगदान क्या था? अब देखिए, इन्हें पूरी तरह गलत नहीं समझा जा सकता। उस समय की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, नई-नई कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और फिर उदारवादी क्या कर सकते थे? डायरेक्ट चुनौती देने के मूड में ये लोग नहीं थे। और अभी खुद सोचिए, अब जो उस समय जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो काफ़ी पावरफुल भी थी। तो उस समय डायरेक्टली अगर हम इनके व्यू को देखें, इनके विचार को देखें, तो वो इतने गलत नहीं लगते। हाँ, लेकिन हाँ, समय के साथ इसमें और तेज़ी लानी चाहिए थी, जो कि आई। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का क्या योगदान रहा था, इन्होंने जो शांतिपूर्ण प्रयास किए थे उसका क्या योगदान रहा है, उससे क्या फ़ायदा हुआ था, इनका क्या योगदान रहा था भारत में। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना, इनका एक प्रमुख योगदान था कि इन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। एक निकास सिद्धांत होता है जिसमें कि एक देश से पैसा दूसरे देश में निकाला जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर ये पूरे देश में समझाया गया लोगों को इनके द्वारा कि जो ब्रिटेन का साम्राज्यवाद भारत में स्थापित है, इसके द्वारा भारत का शोषण किया जा रहा है, भारत को निर्धन बनाया जा रहा है। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की साफ तौर पर आलोचना की, निंदा की। इसके अलावा व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार, व्यवस्थापिका मतलब जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार थी, उसमें संवैधानिक रूप से सुधार हो, उसमें प्रचार हो, और इसी कारण से हम देखते हैं कि कई सारे भारतीय सदस्यों की भागीदारी भी की गई थी भारतीय ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। सामान्य प्रशासकीय सुधारों एवं उदारवादियों के प्रयास, सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हो, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अब जो प्रशासन था उसमें भी सुधार की मांग की गई थी उदारवादियों के द्वारा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा भारत में चलाया जा रहा था, तो उसमें जो प्रशासन था उसमें सुधार की बात की जा रही थी। ऐसा था कि जो नौकरियां थी वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों को दी जाती थी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उसमें अंग्रेज़ों को नियुक्त किया जाता था, और जो वेतन था वो भारतीय पैसे से उन्हें दिया जाता था। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का नुकसान होता था, भारतीय लोगों का शोषण होता था। इसी कारण से इन्होंने मांग की कि जो भारत सरकारी सेवाएँ हैं, जो सरकारी जॉब हैं, उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। इसके अलावा जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, उसको अलग किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र नहीं रह पाती थी, कार्यपालिका के कारण, तो अलग रखने की बात की। इसके अलावा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने, सामने रखने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस जानते हैं ना, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, चैनल तो नहीं थे, मतलब जो अखबार वगैरह थे, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे शामिल थे। मतलब नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की भी बात की गई उदारवादी नेताओं के द्वारा। इन्होंने मांग की सरकार से कि जो प्रेस है उसे स्वतंत्र रखा जाए पूरी तरह, भाषण देने की स्वतंत्रता हो, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो अभी जो निष्कर्ष वगैरह होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमने उदारवादियों को अच्छे से समझ लिया कि उदारवादी कौन थे, इनके क्या विचार थे, किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी शुरुआत में, तो उस समय उसमें कांग्रेस में उदारवादी लोग ही थे, नरम दलील सदस्य ही ज़्यादा थे। इनके योगदान को भी हमने देख लिया, लेकिन उदारवादियों से काम नहीं चल रहा था। बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे दूसरे जो लीडर थे, वो बहुत ही गुस्से में थे। उनका मानना था कि हमें आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी छीनने से मिलेगी। इसी कारण से उदारवादियों के अलावा एक दूसरा दल कांग्रेस में बना जिसका नाम था उग्रवादी, जिसे गर्म दलीय कहा गया, जो लड़ाई करने के मूड में था।
अंग्रेज़ों के साथ, जो तेज़ी से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कार्य करना चाह रहा था। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना को भी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर आप देख लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।